हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा टेस्ट 2 चल रहा था। टेस्ट 2 में हमारे 2 लेसन ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे लेसन्स भी दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी हुई थी, उसके रेस्पेक्ट में कुछ इसमें बातें कही गई हैं। पहला कहा गया है इसमें, ओनली मेंबर्स ऑफ द नाटो अलायंस कैन ज्वाइन द ट्रीटी। केवल नाटो मेंबर्स ने ये ट्रीटी को ज्वाइन किया था। एंड सेकंड इसमें बोल रखा है, अंडर द ट्रीटी अ मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ होस्ट नेशन विद द लेटर्स कंसेंट। और सेकंड इसमें बोला गया है कि जो मेंबर स्टेट है ना, वो स्पाई कर सकता है अपने होस्ट नेशन के कंट्रीज़ को, बस लेकिन सामने वाली कंसेंट के साथ में। ठीक है, इसमें हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखे हैं, सब हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा है वन ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ वन एंड टू, एंड चौथा दे रखा है नाइदर वन नॉर टू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन दे रखा है ओनली मेंबर्स। आपको पता है ओनली वाले स्टेटमेंट 99% गलत होते हैं, तो आप इसको वैसे भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली मेंबर्स नाटो के मेंबर्स के लिए नहीं है इसमें और कौन से हैं, वारसा के मेंबर भी हैं इसमें, और वारसा के मेंबर भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी टीटी क्या थी, ये टीटी एक्चुअल में फ्रेंड ये थी कि 1955 में यूएस प्रेसिडेंट थे ड्यूआइट आइजनहावर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कोल्ड वॉर चल रहा था ना उस टाइम में रशिया और जो यूएसए के बीच में, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए टीटी को लाया गया था। और टीटी हुई थी किसके बीच में, वारसा कंट्री के बीच में और किसके बीच में, नाटो मेंबर्स के बीच में, ताकि जो टेंशन्स है उनको क्या किया जाए, थोड़ा सा कम किया जा सके। और इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है कि ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी स्पाई कर सकती है दूसरे वाले, मतलब जो जो मेंबर नेशन है वो किसी होस्ट नेशन को अपनी क्या कर सकते हैं, स्पाई भी कर सकते हैं। बस में लेटर कंसेंट होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, लेटर कंसेंट अगर होगी तो वो स्पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स। तो इस 51 का आंसर हमारा हो गया 50 आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के रेस्पेक्ट में कुछ इसमें स्टेटमेंट के दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इन इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन बाई ब्रिजिंग गैप इन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि हमारा जो ये वाला डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग अपना इंडिजिनस जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसको क्या कर सके, उसको और बढ़ा सकें, और जो गैप है हमारे टेस्ट के बीच में उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, सेकंड में लगा है जो स्कीम है ना, सेटिंग अप डीटीआईज इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ओनली। और ये बोला गया जो स्कीम है ना, ये केवल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही लगाई जाएगी बस। इस पर हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट क्या है। ऑप्शन दे रखा है इसमें ए में दे रखा है वन ओनली, दूसरे में दे रखा है बी ओनली, तीसरे में दे रखा है बोथ वन एंड टू, चौथा दे रखा है नाइदर वन नॉर टू। तो फ्रेंड्स को सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन, इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारा इंडिजिनस डिफेंस सर्विस को प्रमोट करेगा, तो ये बात सही है। ये हमारे इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा जो हमारा जो टेस्टिंग के बीच में जो गैप रहता है वो हम नहीं कर पाते हैं, वो सबको क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, सेकंड में दे रखा है कि केवल ये डी टी आईस और डी आई सीज तक कवर रहेगी। तो आपको पता है फिर से इसमें ओनली वर्ड आ गया। ओनली वर्ड 99% क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको वैसे भी गलत कर सकते हैं इसको। तो आपका स्टेटमेंट में क्या हो गया, फर्स्ट ओनली हो गया। मतलब क्या, ये केवल हमारे डी टी आईस और डी आई सी तक ही हमारे अवेलेबल नहीं रहेगी, बल्कि ये और भी बहुत से रेस्पेक्ट में काम करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्म करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द appellate jurisdiction of the Supreme Court to grant special leave, which of the following statement is correct। जो हमारा appellate jurisdiction होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए स्पेशल लीव के लिए, तो उसमें बोला गया इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ये केवल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड में दे रखा इट इज़ अ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, में ऑप्शन दे रखा है, हमसे पूछा गया था करेक्ट आंसर क्या है। पहला दे रखा है वन ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ वन एंड टू, चौथा दे रखा है नाइदर वन नॉट टू। तो फ्रेंड्स का आंसर निकालिए।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिर से आप आंसर पकड़ सकते हैं। देखिए फिर से पहले वाला ऑप्शन में ओनली वर्ड आ गया, तो 99% हमारे ओनली वाले गलत होते हैं, तो मतलब क्या ये वाला भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं सही है कि गलत है। देखिए इसमें बोला कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे होता है केवल ये कि मतलब एप्लीकेबल नहीं, ये सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, टैक्स मैटर, इनकम टैक्स वाले, लेबर मैटर, रेवेन्यू मैटर, मतलब जितने मैटर होते हैं सब पे लागू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। सेकंड तरह का ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, तो हाँ ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सी हो गया हमारा ऑप्शन सही हो गया इसमें बी, सेकंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, with reference to the local self government in India consider the following statement। local self government के रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं वो हमको पढ़नी है। पहला दे रखा है लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना वो एक सब्जेक्ट होता है किसके लिए, कॉन्करेंट लिस्ट में 7 शेड्यूल के अंदर आता है जो। ठीक है, सेकंड दे रखा है द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। उसमें बोला है जो पार्ट 9 है ना, जो पार्ट 9 के प्रोविजंस है वो यूटीज़ में अप्लाई नहीं होते, यूनियन टेरिटरीज अप्लाई नहीं होते हैं। इस हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2 एंड चौथा दे रखा है नाइदर 1 नॉर 2। तो फ्रेंड्स का सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट वैसे ही गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड इसमें दे रखा है कि हमारा पार्ट 9 है वो यूटीज़ में अप्लाई नहीं होता है, तो ये बात गलत है। पार्ट 9 हमारा क्या यूटीज़ में अप्लाई भी होता है, यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई भी होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन से हो गया, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया नाइदर 1 नॉर 2, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएशन बिल। जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है ना उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है इसमें द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। जब तक अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट नहीं होता तब तक गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ये केवल और केवल किस में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, पहला तरह का 1 ओनली, दूसरा तरह का सेकंड ओनली, तीसरा तरह का बोथ 1 and 2, चौथा तरह का नाइदर 1 नॉर 2। तो फ्रेंड्स का आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि गवर्नमेंट है वो विड्रॉ नहीं कर सकती मनी को जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारा आर्टिकल 114 में कहा गया है कि जब तक ये वाला बिल पास नहीं होता, अप्रोप्रिएशन बिल तक पास नहीं होता, तब तक गवर्नमेंट कोई भी मनी को विड्रॉ नहीं कर सकती है। सेकंड बोला गया फ्रेंड्स में कि ये लोकसभा में पास होता है, तो आप ये देखिए इसमें फिर से ओनली आ गया, लेकिन आपको याद रखना है 99% ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन 1% चांसेस होते हैं सही होने के, तो ये उस 1% में है कि जो मनी बिल से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं ना वो सब लोकसभा में ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है कि ये वाला केवल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन से हो गया, इसमें ऑप्शन से हो गया बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज आर एंजॉयड बाई अ नेशनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इसमें से कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो एंजॉय करती है। पहला इसमें दे रखा है दे आर गिवन फ्री इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। इसको फ्री इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सेकंड इसमें दे रखा है द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन पोल्स अक्रॉस इंडिया। जब पोल्स होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम जिसका इलेक्शन सिंबल होता है ना उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड दे रखा है दे गेट लैंड और बिल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेटअप देयर पार्टी ऑफिस। उनको पार्टी ऑफिस सेटअप करने के लिए क्या गवर्नमेंट की जमीन मिलती है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या पूछा रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसमें दे रखा है हमारा ए में दे रखा है 1 and 2 ओनली, दूसरे में दे रखा है 2 ओनली, तीसरे में दे रखा है 1 and 3 ओनली, चौथे में दे रखा है 1 2 3। तो फ्रेंड्स का सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि उनको फ्री इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो बात बिल्कुल सही है कि हाँ जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है ना उनको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि उनको फ्री इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके अलावा क्या उनको सिंबल जो मिलता है ना वो कोई और पार्टी यूज़ नहीं कर सकती है। इसके अलावा उनको बिल्डिंग भी मिलती है ताकि मतलब जगह भी मिलती है ताकि वो अपने ऑफिस को क्या कर सके, सेटअप कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो कि उनको मिलते हैं। तो आपको पता है कि जो कंपेन्स होते हैं कंपेन्स में भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और इसके अलावा उनको टाइम भी मिलता है चैनल्स वगैरह पर ताकि वो अपना क्या कर सके, अपने जो उन्होंने एजेंडा जो प्रोपोगेंडा वगैरह है उसको प्रमोट कर सकें। मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत सी चीज़ें उनको एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फ्रेंड्स हम
With reference to the District Planning Committee and the Part 9 of the Constitution, consider the following statement. District Planning Committee के रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं इसमें. पहला क्या गया, इट प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान. ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाती है बाई कंसोलिडेटिंग द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाई पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरवर्ड इट टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब क्या म्यूनसिपैलिटी को पंचायत के द्वारा बनाया जाता है और क्या फॉरवर्ड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है. स्लैब सेकंड में दे रखा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर टू बी इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी. मतलब क्या 2/3 जो मेंबर्स होते हैं ना वो कौन चुनता है, वो चुनता है हमारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में. ये बोल रखा है. ठीक है. इधर से पूछा रहा है फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन क्या है. क्या पूछा रहा है, करेक्ट क्या है. ठीक है. ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमारे. पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2, चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2. तो फ्रेंड्स को सही आंसर बताइए. देखिए फ्रेंड्स ने पहला ऑप्शन दे रखा है जो कि ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी द्वारा और जो काम फॉरवर्ड किए थे स्टेट गवर्नमेंट में फॉरवर्ड किए जाते हैं. तो बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है. ठीक है. सेकंड में दे रखा है कि 2/3 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं. नहीं, 2/3 मेंबर सेलेक्ट नहीं किए जाते, 4/5 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. जो कि हमारे कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के, वो इलेक्ट करके भेजते हैं. ठीक है. और इनमें जो मेंबर्स होते हैं ना उनका रेशियो क्या रहता है, उनका रेशियो रहता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. उसमें से कौन सा जो सेक्शन है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा सेक्शन कम रिप्रेजेंट करेगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी पॉपुलेशन पर. ठीक है. तो सेकंड वाला हमारा इसमें गलत हो गया फ्रेंड. तो हमारा ऑप्शन कौन से हो गया इसमें, ऑप्शन से हो गया हमारा ए 1 ओनली. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड द पैसा एक्ट. जो पैसा एक्ट उसके अंदर रिजर्वेशन जो मिलता है सीट्स में, उसमें कुछ बातें कही गई हैं. क्या कही गई हैं. द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत कैन नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सीट. इसमें बोला गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन है ना, उसमें सीट्स का जो सीट्स है ना वो हाफ से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. क्लब उसमें सेकंड तरह का ऑल सीट्स ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स इज रिजर्व टू फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो जो ऑल सीट्स है ना चेयरमैन की, वो केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दी गई हैं. ठीक है. हमसे पूछा रहा है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है. पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2 एंड डी दे रखा है नाइदर 1 nor 2. इसका सही आंसर बताइए आप. देखिए फ्रेंड्स पैसा अगर आपको पता है कि कितना, मतलब पैसा क्या होता है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना उसके लिए वहाँ पे पंचायत वगैरह रिजर्वेशन जो होता है उसके लिए जी एक्ट बनाया गया है. तो उसमें ये बात सही कही गई है कि हाफ ऑफ द सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी जाती है, उसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व कर दी जाती है. ठीक है. इसके अलावा ऑल चेयरमैन जो होते हैं ना, ऑल चेयरमैन होते हैं पंचायत के, वो क्या उनके लिए मतलब उनके लिए सारी सीटें क्या होती है, रिजर्व होती है. ठीक है. आप यहाँ पे याद रखना ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन फिर भी वाला ऑप्शन वर्ड सही हो गया. तो मैंने आपको बताया था ना कि 99% चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन 1% चांसेस होते हैं सही भी होने के. ठीक है. तो आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा. इसमें आपका ऑप्शन कौन सी हो गया, बोथ 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फ्रेंड्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिव प्रिविलेज देता है ना, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं. पहला दे रखा है पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स. पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकता है, डिबेट्स को या प्रोसीडिंग्स को. ठीक है. एंड ऑल्सो द राइट्स टू प्रोहिबिट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम. और वो दूसरों को प्रोहिबिट कर सकता है कि वो उस रिपोर्ट को पब्लिश ना करें. ठीक है. सेकंड में दे रखा है कि पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज. मतलब क्या, जो पार्लियामेंट है ना वो किसी भी इंडिविजुअल को पनिश भी कर सकता है कि जब अपने प्रिविलेज को क्या करता है, ब्रीच करता है. थर्ड दे रखा है पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस. पार्लियामेंट को अर्जेंट क्या मिलता है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर कोई भी उनका मेंबर डिटेक्ट किया जा रहा है, कन्विक्ट किया जा रहा है, इम्प्रिज किया जा रहा है. ठीक है. इस मैटर में तो इस हमसे पूछा रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या है. पहला तरह का 1 ओनली, सेकंड तरह का 1 and 2 ओनली, थर्ड तरह का 2 and 3 ओनली, फोर्थ तरह का 1 2 3. तो इसमें सही आंसर बताइए. देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो पब्लिश कर सकती है रिपोर्ट वगैरह और दूसरों को ऐसा करने से रोक सकती है. तो ये बात सही है हमारी. पार्लियामेंट में पावर होती है कि वो किसी भी अपने डिबेट्स को, प्रोसीडिंग को पब्लिश कर सकती है और दूसरों को करने से रोक सकती है. सेकंड दे रखा है पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर ब्रीच इट्स प्रिविलेज. अगर कोई इंसान अपने प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो वो उसको क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है.
थर्ड रखा है पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकती है। अरेस्ट के केस में, डिटेंशन के केस में, कन्विक्ट के केस में अगर किसी हाउस मेंबर को होता है तो वो बात भी बिल्कुल सही कह रखी है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसमें सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है ना यूनियन टेरिटरीज की लोकसभा में, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। इसे बताया गया है कि जो मतलब जो यूटीज़ में इलेक्शन होते हैं उसको बताया गया कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, या फिर एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई ना कोई लॉ बनाए, या फिर प्रोवाइड करता है नॉमिनेशन बाय द स्पीकर। तो इसमें किस तरीके से वहाँ के लोग चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो यूनियन टेरिटरीज में मिलता है लोकसभा में यूटीज़ को, वो किस तरीके से मिलता है, ठीक है। इसमें आप फ्रेंड्स सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन है सी, पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो कोई भी वो डिसाइड कर सकती है कि वहाँ उसको इलेक्शन कैसे करवाने हैं। और इस टाइम हमारे पार्लियामेंट कैसे इलेक्शन करवाती है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्शन करवाती है वहाँ पे, जो कि 1965 में एक लॉ बनाया गया था, उसके थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सारे यूटीज़ में, ठीक है। तो ये बात हमारे ऑप्शन में सी सही हो गया, पार्लियामेंट को पावर दे रखी है। हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें वाली डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट को पावर है, अगर वो डायरेक्ट करवाना चाहे डायरेक्ट करवाए, इंडायरेक्ट करवाना चाहे इंडायरेक्ट करवाए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, वो एक ऑटोनोमस क्या है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, that provides critical analysis and insights on trends in energy demand and supply is established in the framework of, जो कि डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के लिए रेस्पेक्ट में कुछ मतलब बात है क्या, मतलब डिमांड और सप्लाई के केस में क्या करती है, सब चेक करती है, प्रिव्यू करती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये किसके फ्रेमवर्क के अंदर आती है, ठीक है। पहला तरह का है सो यूनाइटेड नेशन के अंदर, सेकंड तरह का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के अंदर, थर्ड तरह का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अंदर, और फोर्थ तरह का G20 के अंदर, ठीक है। तो अब बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन सही है सी, जो हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर, ओके। ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया इसमें, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। जो यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली के, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है इसमें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो दिल्ली के वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। सेकंड में दे रखा है, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो मिनिस्टर है ना, वो हमारा ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, जो कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहता है तब तक। पूछा हमसे जा रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 1 ओनली, सेकंड दे रखा है 2 ओनली, बोथ, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स में सही आंसर बताइए। देखिए मेरे से पहला ऑप्शन दे रखा है कि चीफ मिनिस्टर है ना दिल्ली का, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बात गलत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्टर है ना, वो होल्ड ऑफिस कब तक करते हैं, प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये भी गलत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्लेजर पे नहीं, प्लेजर करते हैं प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक वो लोग अपने ऑफिस पर रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही, दोनों में से दोनों ही गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, नाइदर 1 nor 2, ठीक है। इस बार ऑप्शन सही है नाइदर 1 nor 2, डी का ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनके लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगाई जाती है, तब उनको रिमूव करना हो अपने ऑफिस से। सेकंड तरह का होगा, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज। जो रिजोल्यूशन पास होता है वो दोनों ही हाउसेज के द्वारा कैसे पास होता है, मेजॉरिटी में पास होता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। और थर्ड तरह का, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेंशन एनी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो थर्ड में दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा। तो हमसे ऐसा पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला दे रखा है 1 and 3, दूसरा दे रखा है 1 and 2, तीसरा दे रखा है थर्ड, और चौथा दे रखा है 1, 2 and 3। तो इसमें सही आंसर बताइए।
देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, तो ये बात गलत है, उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। सेकंड दे रखा है जो रेजोल्यूशन पास होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउसेस में, तो ऐसा भी नहीं है, दोनों हाउसेस में पास नहीं होता है। वो किस में पास होता है, केवल केवल राज्यसभा में पास होता है, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उनको उस तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स को हटाया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अकॉर्डिंग उनको हटाया जाता है, तो सेकंड में हमारा गलत हो गया। थर्ड तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, तो ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, तो इसमें हमारा केवल एक ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया, थर्ड ओनली, ठीक है। 63 का हमारा सी, थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, In India, none of the above or nota option on the ballot paper or the EVM refers to। जो नोटा है ना हमारा, जो नोटा में आपको पता है ईवीएम में दिखाई देता है, वो आखिर क्यों है। पहला देखा है इसमें राइट टू सी का रिलेक्शन, जो कि डिमांड करता है कि इसका राइट टू रिलेक्शन की। सेकंड देखा है द राइट नॉट टू वोट टू एनी कैंडिडेट ऑफ सीक्रेटली, मतलब ये राइट देता है कि वो किसी भी इंसान किसी भी कैंडिडेट को क्या करे, वोट ना दे, वोटर किसी भी कैंडिडेट को क्या करें, वोट ना दे। थर्ड देखा द राइट टू एक्सप्रेस लैक ऑफ फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये जरूर करता है कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें लैक है, तो उसको हम फेथ को मतलब लैक है, तो उसके लिए हम इसको नोटा बटन को दबाते हैं। थर्ड फोर्थ में देखा द राइट टू सीक रिलेक्शन विद अ न्यू सेट ऑफ कैंडिडेट्स, और फोर्थ रखा है कि रिलेक्शन होने की डिमांड करता है और बल्कि न्यू सेट ऑफ कैंडिडेट्स के साथ में। तो सब फ्रेंड्स सही ऑप्शन बताइए इसमें। फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो गया सेकंड, क्योंकि ये क्या डिमांड करता है, ये डिमांड करता है कि हमारा राय मतलब हमको किसी भी ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट रखे हैं उसमें क्या उसको हमें वोट नहीं देना है, तभी तुम नोटा मेंबर तभी तुम नोटा को दबाते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें ऑप्शन सही हो गया बी वाला, ए पे नहीं बी वाले पे टिक है, ठीक है, बी वाला सही है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द पर्सन टू बी इलेक्टेड टू इट मस्ट बी एन इलेक्टर ऑफ एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। में बोला गया कि जिसके मेंबर्स होते हैं ना वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर जरूर होने चाहिए, ठीक है। सेकंड दे रखा है द काउंसिल मस्ट रिटर्न अ मनी बिल इन 14 डेज, जो काउंसिल होती है ना उसको मनी बिल को 14 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है। और थर्ड दे रखा है द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, सब पूछा रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा है 1 and 3 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है 2 and 4 ओनली, चौथा दे रखा है 1, 2 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स को सही आंसर बताइए। इसमें फ्रेंड्स में देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रही है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है हमारे, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा 1 and 3, इसमें 2 and 3 ऑप्शन, मतलब यहाँ पर 1 4 की जगह क्या ऑप्शन होगा 3 होगा, 2 and 3, ठीक है। तो अब आप फ्रेंड्स आंसर बताइए अपना। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है कि हम लोग क्या ये जो मेंबर्स हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसमें सारे मेंबर कैसे होते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो ये बात गलत है। आपको पता है कि पीछे हमारा प्रोसेसिंग का मैंने आपको और पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो बताया था मैंने कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं। जैसे हम लोग बताया था 1/3 मतलब 1/6 गवर्नर चुनता है, 1/3 हमारा लोकल बॉडीज होती है वो चुनती है, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, तो मतलब चुनकर आते हैं मेंबर्स उनके, ठीक है। सेकंड रखा है कि मनी बिल को उनको 14 दिन के अंदर वापस करना होता है, तो ये बात सही है, वाला फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड हमारा सही है, ठीक है। और थर्ड रखा है जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो उनमें चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है ना वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन से हो गया, इसमें ऑप्शन सी हो गया ए 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स हमारा, सॉरी ए नहीं, ए 1 और 3 तो गलत है, हमारा सेकंड ऑप्शन सी हो गया इसमें बी सेकंड ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। में बोला गया कि कौन सी ऐसी मतलब उसमें रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें आप याद रखना फ्रेंड नॉट पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा है, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला इसमें देखा है इफ़ अ मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और विच और शी वॉज इलेक्टेड। ऐसे बोला गया कि पहला जो मेंबर है ना वो क्या करता है अपने वॉलंटरी जो उसकी पार्टी की मेंबरशिप है उसको दे देता है जिससे वो इलेक्ट होकर आया है। सेकंड रखा कि इफ़ अ मेंबर abstain फ्रॉम वोटिंग विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन एंड सच एन एक्ट इज़ नॉट कंडोम्ड इन अ पार्टी। मतलब क्या सेकंड में दे रखा है कि जो मेंबर है ना वो एब्सटेन कर देता है वोटिंग के लिए, ठीक है। और थर्ड रखा है इसमें एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। एंड कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है वो क्या बनता है, वो इलेक्ट हो जाता है किसके लिए, मतलब पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। वो पार्टी को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। और फोर्थ में दे रखा है इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 months ऑफ हिज बिकमिंग अ मेंबर। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 3 months के अंदर अंदर। तो उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो मेंबर है ना उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स सही आंसर बताइए इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात कही गई है फोर्थ ऑप्शन, इसका ऑप्शन मतलब फोर्थ सही है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना वो 3 मंथ्स के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के 6 मंथ का टाइम होता है। तो 6 मंथ से पहले पहले अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। हाँ, अगर 6 मंथ के बाद में करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सी हो गया? डी का ऑप्शन सही हो गया। बाकी जितने भी ऑप्शन ना उसके केस में सब क्या होता है? डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं हमारे मेंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। The wildlife sanctuary is a part of the elephant reserve located in the डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या असम रिजर्व का पार्ट है जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है। ये फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना असम वैली के, उसके लिए फेमस है। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर कोल माइनिंग इन द रिजर्व। इसमें जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसने परमिशन ग्रांट कर दिया कि यहाँ से कोल को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब बताया गया इसमें कि एवर पैसेज है ना वो किसको डिस्क्राइब करता है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है पावीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड रखा है डाहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड रखा है ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्थ रखा है दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स अपना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर का पैसेज था ना ये डिनोट करता था हमारा किसको? ये डिनोट करता था डाहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में एक सेंचुरी है, ये उसको डिनोट करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें से काटकर कमेटी रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू। से काटकर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? पहला दे रखा है बैंकिंग रिफॉर्म सेक्टर रिफॉर्म से, सेकंड दे रखा है रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम, थर्ड दे रखा है रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर और फोर्थ रखा है रिफॉर्म इन आर्म फोर्सेस। तो इसमें सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, से कार्ड का संघ कमेटी किससे रिलेटेड? रिफॉर्म इन आर्म फोर्सेस में ये इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं ना उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए और उनकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना उसमें बैलेंस लाया जाए। ठीक है, तो हमारे किससे रिलेटेड है? रिफॉर्म्स इन आर्म फोर्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider the following statement with respect to the legislative procedure for passing an ordinary bill in a state legislature with the legislative council। तो बोला गया है कि मतलब क्या प्रोसीजर है जब भी कोई बिल पास होता है कि ऑर्डिनरी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में। ठीक है, पहले रखा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने जॉइंट सिटिंग का फंडा दे रखा है इसमें। और थर्ड सेकंड रखा था गवर्नर एंजॉयज क्वालिफाइड वीटो इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस एंड प्रेसिडेंट एंड प्रेजेंटेड इन हिज असेंट। गवर्नमेंट के पास में गवर्नर के पास में क्या क्वालिफाइड वीटो, जब भी कोई बिल पास होता है और गवर्नर के पास में आता है असेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पूछा है इसमें हमसे पूछा है करेक्ट कौन सा है? पहला देखा वन ओनली, दूसरा देखा सेकंड ओनली, तीसरा देखा बोथ 1 and 2, चौथा देखा नादर 1 nor 2। तो इसमें सही आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, में पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना कि जॉइंट सिटिंग प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में केवल 4 मंथ की पावर होती है, 3 मंथ्स एंड प्लस 1 मंथ, तब तक ही वो किसी बिल को होल्ड कर सकती है, उसके बाद में वो बिल वापस अपने आप ही पास हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें गलत हो गया। सेकंड तरह का है कि जो गवर्नर के पास में क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो होती है, तो गवर्नर के पास में क्वालिफाइड वीटो नहीं होती, सस्पेंसिव वीटो होती है, जिसका मतलब ये होता है कि गवर्नर क्या करता है? गवर्नर को कोई बात पसंद नहीं आ रही तो वो उसको बोल सकता है कि इसको चेंज करो या उसको मतलब जो भी इसको करना है चेंज करो, खत्म करना है, जो भी करना करो, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इस बिल को वापस भेजती है तो गवर्नर को उसमें अपनी जो असेंट है ना वो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे इसमें सस्पेंसिव वीटो गवर्नर को मिलती है ना कि क्वालिफाइड वीटो। तो हमारे इसमें सेकंड भी गलत हो गया और फर्स्ट भी गलत हो गया। तो उसमें हमारा ऑप्शन कौन सा? नादर 1 nor 2। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो नॉमिनेशन होता है ना राज्यसभा मेंबर्स का, उसके अकॉर्डिंग उसमें रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स सबमिटेड बाय द हाउस। इसमें बोला गया जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना वो एक लिस्ट सबमिट करता है हाउस, उसमें से चुने जाते हैं और कौन चुनता है? चेयरमैन चुनता है। सेकंड दे रखा है द रेशनल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा इज टू प्रोवाइड एमिनेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन अ प्लेस विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इसमें बोला कि जो हमारा रेशनल है ना नॉमिनेशन का, वो उसके पीछे फंडा क्या? उसके पीछे फंडा ये है कि कुछ ऐसे लोग जो कि एमिनेंट है और जो कि एक्सपीरियंस है वो बिना इलेक्शन के ही कहाँ उस पोस्ट पर पहुंच सके। ठीक है, और थर्ड दे रखा है द प्रोविजन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो हमारा प्रोविजन है ना वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया? बोरो किया गया है।
तो फ्रेंड्स हमारा पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। पहला दे रखा है 1 and 3, सेकंड दे रखा है सेकंड, और थर्ड दे रखा है 2 and 3, एंड फोर्थ दे रखा है 1 2 3। इसमें सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट नहीं करते, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और कहाँ से करते हैं? हमारी 6 जो फील्ड्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग, जो 6 जो फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं कुछ लोग, वो जैसे कि साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। इनमें से 6 ऐसी फील्ड होती हैं। इसका सपोज ये फोर फील्ड होती है, ये 4 लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, सोशल सर्विस। इसके रेस्पेक्ट में जो उसमें एमिनेंट पर्सन होते हैं ना उनको क्या किया था? उनको नॉमिनेट किया जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है कि हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एमिनेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको इलेक्शन प्रोसेस से बचाने के लिए डायरेक्टली इलेक्शन, मतलब डायरेक्टली तरीके से हमारा तरीका बताया गया है, बैकवर्ड डोर दी गई है ताकि वो सीधे ही जाके वहाँ बैठ सकें, ठीक है। और सर देखा ये हमने वर्क किया था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो नहीं, साउथ अफ्रीकन से नहीं किया था, आयरिश से किया था। कैसे किया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इलेक्शन को फॉलो किया था, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन में गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया सेकंड ओनली। तो हमारा ऑप्शन तो सही है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, उनके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा ही शुड बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो क्वालिफाई होनी चाहिए किसी भी हाउस के मेंबर बनने के लिए। सेकंड दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलाउंसेस, एमॉल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारी जो पार्लियामेंट है ना उसके पास पावर दे रखी है कि उनके अलाउंसेस, उनके एमॉल्यूमेंट्स, उनके प्रिविलेज क्या होंगे वो उसको डिसाइड कर सके। हमारा ऑप्शन से पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दे रखा है 1 ओनली, सेकंड दे रखा है सेकंड ओनली, थर्ड दे रखा है बोथ 1 and 2, चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि वो मतलब पावर उनके पास क्या, वो उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किसी भी हाउस के मेंबर बन जाए। तो किसी भी हाउस के नहीं, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। मतलब पावर का मतलब जो है उनके पास में क्या होना चाहिए? उनको एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड दे रखा है इसमें कि क्या है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है उनके एमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस वगैरह को, तो ये बात सही है, सेकंड पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इसमें ऑप्शन सही हो गया 71 का बी, सेकंड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज यूज होते हैं ना उनके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। क्या क्या गया है? एनी ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। इसमें बोला गया जो 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज लिखी है ना उनमें से किसी भी लैंग्वेज को पार्लियामेंट का बिजनेस क्या करने के लिए, हेल्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और सेकंड तरह का इसमें अ मेंबर कैन एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। जो मेंबर है ना वो हाउस को एड्रेस कर सकता है अपनी मदर टंग में। उसको पूछा रहा है हमसे करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला दरका है 1 ओनली, सेकंड दरका है सेकंड ओनली, थर्ड दरका है बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ दरका नाइदर 1 nor 2। तुम सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि जो हमारी जो मतलब 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस को ट्रांजेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश और हिंदी केवल इसी में हमारे बिजनेस को ट्रांजेक्ट किया जाएगा जो कि हमारे हाउस में होगा, ठीक है। हाँ, सेकंड वाला सही है कि अगर कोई भी मेंबर चाहे तो वो अपनी मदर टंग में क्या कर सकता है, हमारे हाउस को एड्रेस कर सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया बी, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव बीन प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। इसमें बोला गया कि मतलब जब हम लोग पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उसके बाद में कौन से सेक्शन को सोसाइटी के हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था लोकसभा में। पहला तरह का शेड्यूल कास्ट को, सेकंड तरह का अदर बैकवर्ड क्लासेस को, थर्ड तरह का वुमेन को, फोर्थ तरह का रिलीजियस माइनॉरिटी को। तो उसमें बताइए कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। इस हमसे पूछा था करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला तरह का 1 and 2, दूसरा तरह का 1 and 3, तीसरा तरह का 1, और चौथा तरह का 2 and 4। वैसे मैं आपको पता होगा ना, लॉजिक भी लगा लोगे तो भी आप इसमें लगा जाओगे आंसर को। देखिए फ्रेंड्स, हमें अभी तक रिप्रेजेंटेशन मिला है कि बस शेड्यूल कास्ट को। इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी, ओनली 1। आपको पता है ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है लोकसभा में। वुमेन को मिल सकता है, आपको यहाँ डाउट आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 108 अमेंडमेंट बिल है ना अभी तक भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है लोकसभा में, अभी तक वो पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा वुमेन वाला भी गलत होगा, और रिलीजियस माइनॉरिटी को तो कभी मिलता ही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं जो रिजर्वेशन है वो। तो हमारा ऑप्शन कौन सी होगी, एक बार शेड्यूल कास्ट का ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला रखा है द CTBT बैन्स एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब जो CTBT है वो बैन करता है न्यूक्लियर वेपन्स को किसी भी केस में, ठीक है। और थर्ड सेकंड रखा है इसमें द ट्रीटी ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट ह्यूमन सफरिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेजेस कॉज्ड बाय न्यूक्लियर टेस्टिंग। ये इस बात को भी प्रिवेंट करता है ताकि कोई भी ह्यूमन सफरिंग और एनवायरमेंटल डैमेज नहीं हो न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से। थर्ड रखा इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ CTBT, इंडिया जो है वो CTBT का सिग्नेटरी नहीं है। इस ऑप्शन पूछेगा करेक्ट। पहला तरह का 1 ओनली, सेकंड तरह का 2 and 3, थर्ड तरह का 1 and 3, चौथा तरह का 1 2 3। सही आंसर बताइए फ्रेंड्स में। देखिए फ्रेंड्स में हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। पहला दे रखा है इसमें CTBT क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होते हैं ना उनको रोकता है। और सेकंड इसमें दे रखा है कि वो इन्वायरमेंटल डैमेज जो ह्यूमन सफरिंग होती है जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग में से उसको भी रोकता है। और इसमें इंडिया अभी तक क्या है इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड्स में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है ना प्रेसिडेंट की, उसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला रखा ही एडजर्न्स मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो एडजर्न करता है मीटिंग बोथ द हाउसेस की, ठीक है। सेकंड रखा है ही नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, ये नॉमिनेट करते हैं क्या 2 मेंबर्स को लोकसभा में। ऑप्शन से पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। पहला रखा है 1 ओनली, दूसरा रखा है 2 ओनली, थर्ड रखा है बोथ 1 and 2, चौथा रखा है नाइदर 1 nor 2। उसमें से आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है जो प्रेसिडेंट होता है वो एडजर्न करता है मीटिंग को, तो एडजर्न नहीं करता, वो समन करता है और प्रोरोग करता है। जो एडजर्न करता है वो करता है स्पीकर। जब भी कोरम पूरा नहीं होता था ना उस केस में क्या करता है स्पीकर एडजर्न कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से केस होता है जिसमें स्पीकर क्या कर सकता है एडजर्न कर सकता है मीटिंग को। तो फर्स्ट हमारा इसमें गलत हो गया। सेकंड रखा है इसमें हमारा कि जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं ना कम्युनिटी के लोकसभा में, उसको क्या किया जाता है नॉमिनेट किया जाता है 2 मेंबर्स को लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रोविजन था ना ये केवल हमारा 25 जनवरी 2020 के लिए दे रखा था। उसके बाद में ये हमारा जो बिल है ना 2020 के बाद पास नहीं किया गया। तो मतलब क्या है अब से जो प्रेसिडेंट है ना वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि पहले करता था तो आप यहाँ से सही कर दोगे, लेकिन नहीं ये गलत है। क्यों अब गलत है, 2020 में क्या किया गया, इस बिल को पास नहीं किया गया, इस बिल को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो इस टाइम पे एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था ना लोकसभा में वो खत्म हो चुका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया डी, नाइदर 1 nor 2। इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अपने खत्म कर लिए हैं। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लगती है ना तो आपके पास में यूट्यूब में आप ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो मेरी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अब मेरी स्पीड को कम कर लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये होता है कुछ बच्चों का ये रहता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ा तेज़ बोले मैडम ताकि जल्दी से कोर्स कवर हो पाए, और कुछ होता है कि मतलब कम बोले। तो मैं दोनों के रिस्पेक्ट में बातें करती हूँ। तो अगर आपको कम लगती है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी टेस्ट समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।